फसल है ब्रोकली। ब्रोकली क्रूसीफेरी कुल में या गोभी कुल में, जिसमें पत्ता गोभी, फूल गोभी, सरसों, रायडा, ये जितनी भी फसलें आती है उनमें ब्रोकली जो है वो व्यावसायिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण फसल है उस गोभी कुल में, जिसकी जानकारी हम निम्नलिखित बिंदुओं पर देंगे। सामान्य जानकारी: जल प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन, कीट व्याधि प्रबंधन, पोषण प्रबंधन एवं आर्थिक समीक्षा। ब्रोकली एक गोभी वर्गीय सब्जियों में पहले इसको विदेशी सब्जी बोला जाता था, लेकिन आजकल भारतवर्ष में और मध्य प्रदेश में भी ये फसल जो है धीरे धीरे इसका प्रचलन दिन प्रतिदिन इस फसल का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ब्रोकली के अंदर जो प्रोटीन है, कैल्शियम है, आयरन है, विटामिन ए, सी का भी अच्छा स्रोत है। ब्रोकली का उपयोग सब्जी में किया ही जाता है, साथ ही साथ इसका उपयोग सलाद में, सूप बनाने में किया जाता है। ब्रोकली फसल की जो औसतन उत्पादन है वो 50 से 60 क्विंटल प्रति एकड़ आती है। निम्न जानकारी के अंतर्गत जो मिट्टी है वो अच्छे जल निकास वाली कार्बनिक पदार्थ युक्त मिट्टी, बलुई मिट्टी व क्ले दोमट मिट्टी जो है वो उसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। जमीन का जो पीएच मान है वो 6 से 7, इस पीएच मान के ऊपर सारे पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं। किस्म जो होती है उसमें शिशिर है, सयाली सुहानी है, शेरे कश्मीर है, गेमिनी एवेंजर है, पूसा ब्रोकली है। प्रीमियम क्रॉप टॉपर ग्रीन कोमट, क्राइटेरियन, नाइट स्टार, पेरिनियल इटालियन, ग्रीन स्पाउडिंग, कैलेब्रस बॉथम, 29 ग्रीन हेड, ग्रीन मैजिक इत्यादि जो प्रजातियां हैं वो अनुसंधान केंद्रों से एवं कृषि विज्ञान जितने भी केंद्र हैं वहां पर इसके ऊपर किसानों के यहाँ इसका सफलतम प्रदर्शन लिया जा रहा है। फसल अवधि इसकी 3 से 4 माह है और जो ब्रोकली का जो बीज दर है वो उन्नत किस्मों का 200 से 300 ग्राम और जो संकर किस्में हैं वो 150 से 250 ग्राम प्रति एकड़ अनुशंसित की गई है। जलवायु एवं तापमान: ब्रोकली के लिए ठंडी और आर्द्र जो जलवायु होती है वो सर्वोत्तम होता है। अधिक ठंड और पाले का प्रकोप अगर हो जाए तो जो फूल है उन फूलों को काफी नुकसान होता है। अंकुरण के समय इसका तापमान 20 डिग्री और जब पौधे की वृद्धि होती है उस समय 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। मेरे जितने किसान भाई हमारे वेंडरों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, मेरा उन सब कृषक बंधुओं से निवेदन है कि वे ये जितने भी आपके चित्र दिखाए गए हैं इनका स्क्रीनशॉट लेते जाएं, क्योंकि ये जो महीना है अक्टूबर, इसी महीने में ब्रोकली का प्रत्यारोपण किया जाता है। ब्रोकली की जो बुआई है वो सितंबर में की जाती है, अक्टूबर में इसका पौधरोपण होता है, अक्टूबर, नवंबर और नवंबर, दिसंबर। लेकिन जो सबसे उपयुक्त महीना होता है वो है अक्टूबर और नवंबर, और दिसंबर तक भी जो है अगर ब्रोकली आपने निकाल ली तो ये जो है जनवरी फरवरी तक ब्रोकली का जो है वो उपयोग किया जाता है। और ये जितने भी किसान भाई बड़े बड़े होटल्स हैं इनमें भी ब्रोकली जो है वो सलाद के रूप में हम उसका कॉन्टैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं। और जो ब्रोकली है वो संरक्षक खेती के लिए भी एक बहुत अच्छी फसल है। बीज उपचार के लिए इसको बीज को मैनकोजेब कार्बेंडाजिम से उपचारित करना होता है। जिसके बाद दूसरा है कार्बोक्सिन के साथ जो थायरम वाला जो है वो भी जो है उसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। थायोफिनेट, मिथाइल और पायरोक्लास्ट्रोबिन जो है इससे भी हम इसका उपचारण कर सकते हैं। जैविक उपचारण के रूप में हम इसे ट्राइकोडर्मा विरिडी और सीडोमोनास जो है पृथक रूप से 5 ग्राम या 5 मिली प्रति किलोग्राम बीज इसके लिए पर्याप्त होता है। इसके बाद हम बताएंगे ब्रोकली की जो नर्सरी है। नर्सरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक छायादार जगह भी नहीं हो और बहुत ज़्यादा खुली भी जगह नहीं हो, ऐसी जगह में नर्सरी तैयार करना चाहिए। नर्सरी जहाँ तैयार करते हैं वहाँ जमीन समतल होना चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। सीधे खेत में बुआई इसकी नहीं की जाती है, नर्सरी में इसको बुआई करके फिर 1 महीने में पौधा तैयार होता है। बुआई से पहले बेड तैयार किया जाता है। बेड की लंबाई 600 सेंटीमीटर लंबी और चौड़ाई जो है वो 100 सेंटीमीटर और जमीन से जो ऊंचा होता है वो 15 से 23 सेंटीमीटर और जो बीज की गहराई है वो 0.5 से 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बेड के ऊपर जैविक खाद हो या वर्मी कंपोस्ट डालकर मिट्टी में मिला लेना चाहिए। नर्सरी में जो पौधे हैं वो 30 से 40 दिन के होने पर उन्हें खेत में प्रत्यारोपित कर देना चाहिए। फसल का जो उत्पादन है वो रबी की फसल कटाई छटाई गहरी के बाद गहरी जुताई करना है।
गहरी जुताई के पश्चात अंतिम जुताई के पहले इसका मिट्टी परीक्षण कराना चाहिए। रोटावेटर करने से पहले पकी हुई खाद जो है वो गोबर का खाद 5 टन, जिसे 5 किलो ट्राइकोडर्मा, 2.5 किलो सुडोमोनास एंड 500 ग्राम माध्यम कल्चर से उसको उपचारित करें। अच्छी प्रजाति का चुनाव करें। जो बीज उपचार है वह जैविक या रासायनिक विधि से अनिवार्य रूप से करें। संभवतः बीज जो है वो उसकी जो नर्सरी जैसे ऊंची उठी हुई क्यारी पर करते हैं, ऐसे ही जब हम प्रत्यारोपित करते हैं तो वो भी रेज बेड के ऊपर होना चाहिए। पानी का प्रबंधन अनिवार्य रूप से टपक सिंचाई से ही करें और टपक सिंचाई से पानी को नियमित रूप से देना चाहिए। और जब हम टपक सिंचाई लगा रहे हैं तो किसान भाई उसमें जो जल विलेय खाद है उनका भी हम टपक सिंचाई में वेंचुरी या फर्टिलाइजर टैंक से करें। जैविक खाद एवं जैविक कीटनाशकों का 75% जो है वो फसल पर हमें उपयोग करना चाहिए। समन्वित कीट एवं व्याधि प्रबंधन करें और जो फसल है उसको आर्थिक नुकसान क्षमता से हमको ऊपर रखना है, मतलब हमको जो लागत है वो कम से कम हो और जो मुनाफा है वो अधिक से अधिक हो। ब्रोकली फसल की जो पौधरोपण विधि है वो कतार से कतार की दूरी 120 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर। जो कतार की जो दूरी होगी, पंक्ति की दूरी जो है वो एक बुआई का समय जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी होती है वो 30 सेंटीमीटर, मतलब एक जो हम बेड बना रहे हैं, जो बेड है उसके ऊपर इसकी 2 लाइनें आती हैं। स्तंभों के जो बीच की होती नली से नली की दूरी वो 120 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर। बुआई जो है वो हमको 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में करना चाहिए, लेकिन यहाँ हम पौधे को प्रत्यारोपित कर रहे हैं। ड्रिपर से ड्रिपर की जो दूरी है वो 30 से 40 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब 16 मिलीमीटर की नली, ड्रिपर से ड्रिपर की दूरी 30 सेंटीमीटर। और जो हम 1 घंटे में जो ड्रिपर का प्रवाह है वो 1 लीटर से लगा करके हम उसको 4 लीटर प्रति घंटे के प्रवाह वाली ड्रिपर का उपयोग करना चाहिए। जो ड्रिपर है वो नली के अंदर होता है, इसको इनलाइन ड्रिपर बोला जाता है, जो कि चपटी भी हो सकती है और गोल वाली ड्रिपर भी हो सकती है। खरपतवार प्रबंधन पारंपरिक, यांत्रिक और रासायनिक विधि से करें। गर्मियों में गहरी जुताई करें, खरपतवार मुक्त फसल रखें। फ्लू क्लोरेलिन जो है वो 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से बुआई से पहले रासायनिक खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। अंकुरण से पहले बुआई के बाद में पेंडामिथालिन 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें। कीट एवं व्याधि प्रबंधन जो है वो कुछ ऐसे कीट पाए जाते हैं जिनसे पैदावार में 20 से 50% की तक की कमी होती है, मतलब जो सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है फसल में वो कीट एवं व्याधि प्रबंधन से होता है। किसी फसलों में खरपतवार के ज्यादा नुकसान होता है, लेकिन जो गोभी कुल के पौधे हैं इनमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो कीट एवं व्याधि से, उसकी गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में ही 50% की कमी आ जाती है। डायमंड बैक मॉथ ये जो है डीबीएम बोला जाता है, क्योंकि इसका जो तितली होती है उसका जो डॉर्सल जो विंग है वो बादाम के आकार का होता है, इसलिए उसको डायमंड बैक मॉथ बोला जाता है। इसके लिए सबसे पहला काम हमको ये करना है कि दवाइयों का, तो हमने जो आपको दवाइयाँ रेकमेंड की वो तो उपयोग करें ही करें, साथ साथ जो फेरोमोन ट्रैप है वो 5 फेरोमोन ट्रैप जो है वो खेत के चारों तरफ लगाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और 1 फेरोमोन ट्रैप जो है वो बीच में लगाएं, जिससे मादा की खुशबू होती है और नर जो है उड़ के आएगा और वो उस थैली के अंदर में गिर जाएगा। एक जो तितली है वो 600 से 1200 अंडे दे सकती है। अगर हमने 10 नर को उस थैली में 10 नर गिर गए तो समझ लीजिए कि 12 से 15,000 अंडे हमने नष्ट कर लिए। जो दवाइयां हैं वो क्लोरेंट्रिप्रोल, एवामेक्टिन, बेंजोएट, फ्लुवेंडामाइड, ये जो दवाइयां हैं ये जो रेकमेंड की गई हैं, ये दवाइयों का जब इसका प्रकोप हो, जब बिल्कुल पहले ही जब निम्न स्तर में जब प्रकोप होता है उसी समय इन दवाइयों का हमें उपयोग कर लेना चाहिए। हेड बोरर आता है, जो इसका जो हेड होता है उसके ऊपर जो बोरर लगता है जो कि पूरे ब्रोकली के जो फूल होते हैं उसको खा जाता है, उसके कर्ड को खा जाता है। इसके लिए इसमें क्लोरेंट्रिप्रोल, एवामेक्टिन, बेंजोएट, फ्लुवेंडामाइड, प्रोपेनोफास। फिर से हम कहेंगे कि जो बोरर है या डायमंड बैक मॉथ है इसके लिए फेरोमोन ट्रैप लगाना बहुत जरूरी है। और हम ट्राइकोग्रामा जो आता है उसके ककून्स जो है 1 लाख ककून्स भी हम खेतों में छोड़ सकते हैं। इसके बाद आता है लीफ बैब वर्म। ये वर्म जो है ये भी एक तरह का काटने वाला कीट है। इसमें क्लोरेंट्रिप्रोल, एवामेक्टिन, बेंजोएट, क्लोरोपाइरिफास ये दवाइयों का उपयोग करें। जैसे इसके पहले मैंने आपको बताया था कि हम फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करें। उसके बाद में नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट, निम्बोली को उबाल करके इसका जो पानी है वो 300 मिली प्रति टंकी में लेकर के उसका छिड़काव करेंगे, जिससे कड़वापन होने के कारण वो जो कीड़ा है वो
काट नहीं पाएगा। माहू जो होता है ये रस शोषक कीट होता है, ये भी ब्रोकली में आता है। इसमें नीम ऑयल है, इमीडिया क्लोपिरेट, थायोमेथाक्साम, इन दवाइयों का उपयोग करें। कैबेज बटरफ्लाई जो होता है ये सबसे खास कीट होता है गोभी कुल के पौधों में, गोभी कुल में ही ये लगता है। इसके लिए लेमड़ा, साइलोएलेथ्रिन, इवामेक्टिन, बेंजोइक, डेल्टामेथ्रिन, प्रोपेनोफॉस, और इसके लिए लाइट ट्रैप जरूर लगाएं। अगर लाइट ट्रैप लगाएंगे तो क्या होगा कि ये जो कीड़े हैं, इसका जो तितली है वो लाइट के प्रति अट्रैक्ट होती है, तो ये इस तरह से हम उसका भी नियंत्रण कर सकते हैं। इसके बाद आता है जो लगने वाले रोग हैं इसके में, एक तो ये ब्लैक रॉट है, ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, बैक्टीरियानाशी, इनका जो है ब्लैक रॉट में उपयोग कर सकते हैं। डाउनी मिल्ड्यू जो है ये चूर्णित आसिता, एक होती है परिणित आसिता होती है। डाउनी मिल्ड्यू मतलब परिणित आसिता, इसमें एजॉक्सिस्ट्रोबिन, टोपिकेनोजोल, मैनकोजेब, इन दवाइयों का हम समय समय पर उपयोग कर सकते हैं। वर्टिसिलियम विल्ट मतलब जो झुलसा रोग है, जो वर्टिसिलियम विल्ट आता है, इसके लिए इसमें नीचे से पौधा सूखने लगता है, इसके लिए जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, फोसोटाइल और ट्राइकोडर्मा विरिडी, सुडोमोनास, इनका उपयोग करें, जो कि शुरुआत की अवस्था में ही आ जाता है। हेड रॉट जो होता है उसमें पूरा जो ब्रोकली का जो हेड है वो जो है वो रॉटिंग होने लगती है, वो सड़ने लगता है। इसके लिए ये भी एक फफूंद रोग है, इसके लिए थायोफिनेट मिथाइल है, हेक्साकोनाजोल है, हेक्साकोनाजोल कार्बेंडाजिम। ये विषाणु रोग जो है, इस तरह के जो रोग है वो पूरी ब्रोकली की जो गुणवत्ता है उसको खत्म कर देता है। अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट होता है, ये अगेती झुलसा जो आता है इसके अंदर लीफ स्पॉट आता है, ये भी एक इसकी एक बीमारी है। इसके लिए क्लोरोथायनिल, डेफेकोनाजोल, मैनकोजेब, इनका जो है आप समय पर छिड़काव करें। कॉलर रॉट जो आती है जिसको गला पकड़ बोला जाता है, इसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, फॉस्फेटाइल, ट्राइकोडर्मा। और ये जो कॉलर रॉट है ये नर्सरी में होने वाली बीमारी है। नर्सरी में जब हमको प्रत्यारोपित करते हैं तभी भी आती है, लेकिन नर्सरी में खास करके ये कॉलर रॉट जो है वो नर्सरी की बीमारी है, इसलिए शुरू से ही हमको इनकी ड्रेंचिंग हमको इसमें करना है समय समय पर, जैसे जो दवाइयां दी गई उनसे उसकी ड्रेंचिंग करें। उसके बाद आ जाता है बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट, इसके लिए क्लोरोथायनिन, डेफेकोनाजोल, बैक्टीरियानाशी। क्लब रूट जो होता है उसके अंदर में पूरी तौर से क्लब मतलब इकट्ठे समूह में होकर के गुच्छे बनकर ये बीमारी आती है, इसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, फॉस्फेटाइल, ट्राइकोडर्मा विरिडी का छिड़काव करें। ड्रिप सिंचाई के लिए जो समय तालिका दी गई है वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, कितनी देर आपको कितने मिलीमीटर पानी चलाना है। सितंबर में इतना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, जो ये जो तालिका दी गई है, इसी तालिका को हमें हम किसान भाइयों से कहना चाहेंगे कि ये जो तालिका है इसके अनुसार ही आप ड्रिप इरिगेशन से जो पानी दें वो इसके अनुसार दें। इसके बाद पोषण प्रबंधन, जितना ड्रिप सिंचाई से पानी प्रबंधन आवश्यक होता है उसी प्रकार पोषण प्रबंधन, इसमें जैविक खाद, पोटाश, डीएपी, सूक्ष्म पोषक तत्व, मैग्नीशियम सल्फेट, ये जो खाद है ये आधार खाद बोलते हैं, जो कि हमें बेड के ऊपर प्रत्यारोपण करने से पहले ये आधार खाद को डाल करके इससे जो है हॉस पाइप से या हमें ड्रिप इरिगेशन से पहले पानी चला देना है, उसके बाद फिर हम इसका प्रत्यारोपण करें। प्रत्यारोपण करने से पहले हमें जो पौधे हैं उनको कुछ घोल है उस घोल में डुबो करके 20 मिनट के बाद हमको लगाना, जैसे हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल बना सकते हैं या हम एक घोल एजेटोबैक्टर, पीएसबी और ट्राइकोडर्मा विरिडी का घोल बना सकते हैं। इन दोनों घोलों में प्रत्येक अलग अलग रूप से इन्हें घोल में 20-20 मिनट रख करके फिर हमें इसे खेत में प्रत्यारोपण करना है। प्रत्यारोपण से पहले हमारा बेड तैयार होना चाहिए और हमारे जो आधार खाद है उसके पहले हम डाल लें। अब ये फर्टिगेशन चार्ट है। फर्टिगेशन मतलब फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन। जो ड्रिप सिंचाई के द्वारा जो फर्टिगेशन दिया जाता है वो हम फसल की अवधि के अनुसार, जैसे रोपण के 11 से 30 दिन में 13-40, 13-52, 34 अमोनियम सल्फेट ये डालें। 31 से 60 दिन जो है उसमें यूरिया जो है वो 52-34 है, सफेद पोटाश है, मैग्नीशियम सल्फेट है, कैल्शियम नाइट्रेट। 61 से 75 दिन में 0050 पोटाश मैग्नीशियम सल्फेट का हम इसमें ड्रिप सिंचाई से हम फर्टिगेशन करें। इसके बाद में कुछ आवश्यक बातें होती हैं, ये बहुत ज़रूरी होती है। फर्टिलाइजर टैंक के अंदर में यूरिया, फास्फोरिक एसिड, सफ़ेद पोटाश को एक साथ मिला जाते हैं। आजकल फर्टिलाइजर टैंक जीई का न हो करके अब वो एचडीपी फर्टिलाइजर टैंक आ रहा है, जिसमें कि किसी प्रकार का रिएक्शन होने की संभावना करीब करीब खत्म हो जाती है। इसलिए हम सारे जो खाद है उनको मिला करके उसमें डाल सकते हैं। सिर्फ कैल्शियम नाइट्रेट को छोड़ करके सारी खादों को हम इसमें मिला सकते हैं। जल विलय खादों का जो है पर्णी छिड़काव हम कर सकते हैं। जब भी हम कोई खाद को मिलाएंगे तो जिंक और फास्फोरस को भी हमको एक साथ
नहीं मिलाना है। प्रारंभिक अवस्थाओं में दिनों में हमको 19-19-19, 13-40 13 वनस्पतिक में, फल विकास जब ये कर्ड विकसित होने लगता है जब 52-34, और परिपक्व अवस्था में उसको पोटेशियम नाइट्रेट का जो है हम 15 लीटर पानी में जो मात्रा दी गई उसके अनुसार हमको छिड़काव करना है। एक बात का और ध्यान रखना है, जो ये गोभी कुल के पौधे इनमें मॉलिब्डेनम की कमी बहुतायक रूप से देखी जाती है और इसको हम जो है व्हिप टेल के नाम से जाना जाता है। इसमें एक तरह से की पूंछ बनती जाती है लड़ी की लड़ी, उसके लिए उसको क्या बोलते हैं, व्हिप टेल। इसके लिए जो है ये मॉलिब्डेनम, अमोनियम मॉलिब्डेट, इससे हम बीजोपचार कर सकते हैं। अमोनियम मॉलिब्डेट का हम परनी छिड़काव भी फसल के ऊपर कर सकते हैं। बात आती है उन्नत सिंचाई और तकनीकी, जो उन्नत सिंचाई तकनीकी और पारंपरिक सिंचाई के बीच में क्या अंतर है। हम बार बार इस पॉइंट को हमारे समाधान एग्रो इन्फोटेक की तरफ से जब भी हम वेबिनार करते हैं, इन जो बिंदु हैं इनके ऊपर हम खास करके अग्रसर होना चाहते हैं किसानों को, कि पानी की बचत जो है वो 60 से 70% है, समान रूप से सिंचाई होती है, एक जैसी सिंचाई होती है, और नमी को बरकरार रख के सिंचाई होती है, जिससे कि बीमारी कीट की संभावनाएं काफी हद तक कम हो जाती है। ऊर्जा की बचत होती है, निश्चित रूप से इलेक्ट्रिसिटी की बचत होती है, क्योंकि हमें जो बिजली होती है वो सिर्फ और सिर्फ पानी चलाने के लिए होती है। जो ड्रिप सिंचाई से जो पानी होता है वो अगर हम रोज पानी देंगे तो 25 से 30 मिनट में, 1 घंटे में पानी चला जाता है, और उसी में जो है उसको खाद भी पहुंच जाती है। उसके बाद में पानी चलाने के लिए जो है ड्रिप सिंचाई होने के कारण ऊर्जा की बचत तो होती ही है, खरपतवार और रोगों में कमी आती है, गुणवत्ता और उपज बढ़ती है और कम श्रम लागत होती है। उसके बाद हम आते हैं आर्थिक समीक्षा के ऊपर। हमने देखा है कि जो कुल लागत है खेत की तैयारी से लेकर के ड्रिप की लागत हम देखेंगे, परिवहन की, फल तुड़ाई की, ये सब लागत मिलाकर के कुल लागत आती 40,000 रुपए, और अगर हम 10% जोड़ते तो 44,000 रुपए। उसी प्रकार पारंपरिक खेती जो होती है उसमें हम भूमि की तैयारी से लेकर के परिवहन तक हम देखेंगे कि कुल लागत 24,000 रुपए, और कुल लागत का 10% 26,400 रुपए हमारी जो है वो कुल लागत आती। अगर हम देखें कि ब्रोकली की जो पारंपरिक खेती उससे कुल आय कितनी अर्जित होती है, अब आप देखेंगे कि जो कुल आय जो अर्जित होती है खर्चा निकाल के वो 56,100 रुपए है। अगर हम इसकी तुलना में हम देखेंगे जो उन्नत खेती है उसमें हम देखेंगे कि जो 1,50,000 का तो हमने ब्रोकली बेचा, इसमें से अगर हम हमारी जो कुल लागत जो लगी थी अतिरिक्त खर्च जोड़ने के बाद वो 44,000 रुपए है। हम देखेंगे जो शुद्ध आय है वो 1,06,000 रुपए है। तो इससे ही अनुमान लगाया जा सकता है कि जो उन्नत खेती है, अगर हमने सारे उन्नत खेती के तरीकों को अपनाया है किसान भाइयों, तो निश्चित रूप से हमारी जो आय है वो भी उतनी ही होगी। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि किस समय हमको ब्रोकली लगाना है और किस समय हमको इसमें बाजार भाव मिलेंगे, उसी समय में हमें इसका नीति निर्धारित करना है कि हमें इसको कब प्रत्यारोपित करना है, उसमें हमको क्या क्या परिमित खेती से जुड़े हुए कौन कौन से हमारे परिमित खेती के पैरामीटर्स हैं, उनको हमें जो है समय समय पर उसे हमें उसका अपनाना है, तभी हम एक ब्रोकली का गुणवत्तापूर्ण उत्पादन ले सकते हैं। ब्रोकली एक बहुत अच्छी फसल है, व्यावसायिक फसल है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि हमको इसका मार्केट कहाँ पर मिलेगा, उस अनुसार हम ब्रोकली लगाने की प्लानिंग करें। सबसे पहले जो किसान ब्रोकली नहीं लगा रहे हैं वो किसान भाई कम से कम 1-1, 2-2 एकड़ में ब्रोकली लगाना शुरू करें, और उसके बाद जब उनको ये लगता है कि ये फसल जो है हमें व्यावसायिक रूप से फायदा देने वाली है, तो उससे फिर धीरे धीरे वो 5 एकड़ 6 एकड़ तक इसको बढ़ा सकते हैं। अब बात आती है जो फार्म सिग्मा मोबाइल एप्लीकेशन से जुड़ने पर हमारे किसानों को क्या क्या लाभ होता है। फसल कटाई कृषि विशेषज्ञों का संपूर्ण सहयोग मिलता है, कीट एवं व्याधि का सटीक परामर्श मिलता है, औसत खर्च को कम करने में मुनाफा कैसे ले जाता है, समय की बचत है, प्रीएक्टिव उपचार करना होता है, किसानों को समय समय पर मंडी भाव से जानकारी मिलती है। उसके बाद में जो मिट्टी परीक्षण की हमारे किसान भाई रिपोर्ट भेजते हैं हमारे वेंडरों के माध्यम से, हम उनकी पूरी उस मिट्टी परीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर हम उन्हें ये बताते हैं कि पीएच कितना है, ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, विद्युत चालकता कितनी है, हम पानी की जांच भी उसकी भी रिपोर्ट किसान हमारे उसमें हमारे वेंडरों के माध्यम से डाल सकते हैं। जो भी क्लिप हमारे पास आती है फसल की, उसके बारे में कौन सी बीमारी है, कौन सा कीट है, हम उसकी स्टडी करके उसको अध्ययन करके हम उसके बारे में आपको निजात देते हैं। लेकिन 1 सप्ताह के बाद हम क्या करते हैं, उन सब की मॉनिटरिंग करते हैं कि क्या हमने जो बताया उसको अनुसरण किया कि नहीं, और अगर अनुसरण किया है तो उससे उनको परिणाम
क्या मिले। ये सारी जानकारियां हमारे फार्म सिग्मा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से किसानों तक पहुंचाई जाती है। हम लोग किसानों की सफल गाथा के बारे में भी सोचते हैं कि हमारे किसान भाइयों को अपनी फसल या हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को उपयोग करने से उनका जो कुल मुनाफा है, जो नेट प्रॉफिट है, वो कितने प्रतिशत जो है वो बढ़ा है, इसकी भी हम जो है इसका भी आंकलन समय समय पर करते रहते हैं। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय।